और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम बंगाल के दौरे पर है। कल हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद के साथ भी बदसलूकी की गई थी। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एनएचआरसी के सदस्यों को काम करने से रोका जा रहा है और उनको वहां से भगाया जा रहा है। घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने बंगाल में लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं तो टीएमसी ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, रिपोर्ट सौंप दी गई है गृह राज्य मंत्री को इस पूरे मुद्दे के बाबत, और साथ ही अब जो तस्वीर एनएचआरसी की टीम के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है क्या यह दर्शाती है? देखिए, ये जादवपुर इलाका है। यहाँ पर जब एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम पहुंची तो यहाँ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ उनका, और उनको अपना काम किए बगैर यहाँ से निकलना पड़ा। दरअसल जिस तरीके की तलखी केंद्र और राज्य सरकार में हो चुकी है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चाहे वो गवर्नर लेवल पर हो चाहे प्रधानमंत्री लेवल पर हो, और ये पिछले कम से कम 7-8 महीने से चल रहा है जब से चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई थी। तो ये जो तलखी इस कदर तब्दील हो चुकी है कि दोनों ही के कार्यकर्ता काफी उग्र हो चुके हैं। तो ऐसे में जो जांच पर जो जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम है उसको जांच करने देना चाहिए था। और यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर उभर कर आ रही है, लोकल पुलिस की मौजूदगी बहुत कम है। लोकल पुलिस अगर वहां होती है। अनुपम, दो बातें बेहद साफ है। देखिए, कल जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें यह बात भी सामने आई थी कि रिपोर्ट में खुद कहा गया था कि जो लोग शिकायत पुलिस से करने गए थे उन्हीं के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। दूसरी तरफ ये जो तस्वीर अब एनएचआरसी को जिस तरह से यहां पर रोका गया है, जाहिर सी बात है ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। जी बिल्कुल, ममता सरकार। अनुपम, आपसे हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन एनएचआरसी के जो सदस्य हैं जरा उनकी बात सुन लेते हैं। कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल डीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आके खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहाँ से आकर खड़ी होगी? ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए सामने हो रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार। 2022 की चुनावी बिसात बिछ गई है। इस बिसात पर सबसे बड़ा दांव अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का दांव क्या पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी? कांग्रेस और अकाली दल से लेकर बीजेपी का रिएक्शन क्या रहा, आपको यह सुनना और समझना चाहिए। दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफे में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफे में चल रही है। तो ये जादू है, ये केवल हमें करना आता है। केजरीवाल के जादू वाले सियासी फन ने पंजाब के नेताओं की नींद उड़ा दी है। 2017 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 400 यूनिट तक हाफ करने का ऐलान करके दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी आम आदमी पार्टी। अब की बार केजरीवाल ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी दी है। कांग्रेस हो, अकाली हो या बीजेपी, सभी के अरमानों पर झाड़ू फेरने का प्लान केजरीवाल ने तैयार कर लिया है। उस वक्त मैंने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी, और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो पत्रकारों ने यही पूछा था मेरे से कि जी पैसा कहाँ से लाओगे, सारा फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे, दूसरी पार्टियां भी फ्री की बात करती हैं, आप भी फ्री की, पैसा कहां से आएगा? आज 6-7 साल के बाद हमने करके दिखाया। केजरीवाल ने जो कहा उसके सियासी मायने बड़े हैं। अभी पंजाब में 300 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 5 रुपए 84 पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी हर महीने 1782 रुपए।
ऐसे में अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब के 80% लोगों को 1782 रुपए महीने का फायदा होगा। ज्यादा मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनको अपने घर चलाना होता है, खर्चा चलाना होता है। इसके बाद मैं समझता हूं कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जो बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी वो। केजरीवाल ने पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का दांव चला तो करंट सीधे कांग्रेस को लगा। सब करेंगे जी, भरोसा रखो। केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसे ही एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसा बताया दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता, सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, सब कुछ करके आया हूं। जैसे दिल्ली में करके दिखाया ऐसे पंजाब के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी 2 दिन के अंदर आप हमसे ये डिसीजन ले लेना। ऐसा है कि मैं समझता हूं कि जो आम आदमी पार्टी है ये अपना वक्त गुमा चुका है और केजरीवाल जी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको जो फैक्ट्स हैं वो भी अभी शायद मालूम नहीं है। उन्होंने ऐसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐसे छोटी छोटी बातें की हैं, तो मैं समझता हूं वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जहां तक 300 यूनिट की बात उन्होंने की है फ्री यूनिट देने की, वहां पे हम ऑलरेडी पंजाब में BC, SC और BPL फैमिलीज जो हैं उनको 200 यूनिट हम ऑलरेडी दे रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, गरीबों और दलितों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, लेकिन केजरीवाल ने इस लिस्ट से बैरियर हटाने की बात कही है। केजरीवाल के एक्शन प्लान पर अकाली दल का रिएक्शन भी आया। ईमानदार सरकार आएगी, दिल्ली में मैंने करके दिखाया और कंवर साहब को सारा पंजाब जानता है कितने सख्त पुलिस अफसर रहे हैं। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इलेक्शन आई है तो पंजाब याद आ गया। पंजाबी अपना फैसला आप करेंगे। दिल्ली दरबार, केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल पंजाब में नहीं चलना। पंजाब के लोगों की इतनी समझ है कि पंजाब के भले में क्या है। हम पंजाबी रीजनल पावर अपने हाथ में मांगते हैं कि हमको चाहिए स्टेट राइट्स, ये नहीं कि दिल्ली दरबार हमको कंट्रोल करेगा। और जो बात केजरीवाल इधर कर रहे हैं, दिल्ली वो चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली तो देते नहीं है। दिल्ली 200 यूनिट माफ है और अगर 201 यूनिट हो जाए तो सारे का बिल लगेगा। दिल्ली मॉडल अब पंजाब के चुनावी अखाड़े में पहुंच चुका है। अब बीजेपी बोल रही है कि दिल्ली की तरह पंजाब की जनता केजरीवाल के झांसे में फंसने वाली नहीं। आपको मोटा मोटा बता दूं, दिल्ली में 5 साल, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं, आप लोगों से एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन दिल्ली में 5 साल का मेरा छोटा सा अनुभव ये बताता है सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहां पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, आप ये रेता माफिया खत्म कर दो, शराब माफिया खत्म कर दो, ये सारे माफिया खत्म कर दो, पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर। वो दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद, लेकिन एक मूलभूत सुविधाओं को लोगों को खत्म करके एक हाथ से जनता से पैसा लेता है, दूसरा से देने का काम करता है। डीटीसी में फ्री राइडिंग केजरीवाल साहब ने की थी। डीटीसी की बस जहां 6000 चला करती थी, वहां 2500 के करीब बस रह गई हैं। अब बस ही नहीं होंगे तो लोग फ्री राइडिंग कैसे करेंगे? तो जहां तक मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। 70% इलाके के लोगों को 500 से 1000 रुपए में टैंकर लेना पड़ता है। 200 रुपए बिजली के छूट दिए, 500 रुपए का बिजली का पानी का टैंकर लोग खरीद रहे हैं। तो इसलिए वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के लोग आने वाले नहीं है। पंजाब चुनाव में केजरीवाल ने मुद्दों को चुन लिया है, जिसे लेकर मैदान में ताल ठुकेगी, फिर चाहे मुफ्त बिजली हो या फिर पंजाब की भावनाओं से जुड़ा हुआ बेअदबी का केस। केजरीवाल ने अपना पासा फेंक दिया। अब देखना है केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का काउंटर दूसरी पार्टियां कैसे करेंगी। मंजीत सहगल, आज तक।
एक पंजाब में केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसी पंजाब में कांग्रेस के घरेलू झगड़े की वजह से नेता आपसी टकराव में पसीना बहा रहे हैं। सिद्धू दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के साथ उनकी जंग पर हाईकमान सुनवाई अब करने वाला है। पंजाब कांग्रेस में कलह को दूर करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया। मंगलवार को सिद्धू दिल्ली पहुंचे। सियासी कयासबाजी लगती रही कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन शाम होते ही खबर आई कि आज मुलाकात नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि सिद्धू दिल्ली में ही है और मुमकिन है कि बुधवार को मीटिंग हो। सूत्रों से पता चला है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए फॉर्मूला निकाला गया है। उसी फॉर्मूले के तहत 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन डिप्टी सीएम, दूसरा ऑप्शन चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने डिप्टी सीएम का ऑफर ठुकरा दिया है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर में काम करना नहीं चाहते। तो क्या अब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री के फॉर्मूले से सुलह का रास्ता निकल आएगा? क्या पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर और सिद्धू के टकराव से आया सियासी तूफान थम जाएगा? पंजाब की पिच तैयार है, कप्तानी अमरिंदर के पास है, मगर मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए सिद्धू उतरेंगे या नहीं, इस पे संशय जारी है। और इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए सिद्धू की दिल्ली दस्तक हुई है। जम्मू में लगातार ड्रोन अटैक के खतरे पर पीएम मोदी ने अहम सुरक्षा बैठक की है। आपको बता दें, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में फैसला हुआ कि कुछ इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगेगी। तो आपको हम बता दें कि ये अहम बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई, जिसमें कि रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और साथ ही साथ हरदीप पुरी भी, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो भी मौजूद थे इस बैठक में। तो अब ये फैसला लिया गया है कि कुछ इलाके ड्रोन हमले के मद्देनजर इस चर्चा में ये हुआ है कि कुछ इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर अब रोक लगेगी। और इस बीच आपको बता दें, सेना जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। नतीजा, आतंकियों की कमर टूटने लगी है और यही वजह है कि आतंकी संगठन अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अब आतंकी हैंडलर सुरक्षित ठिकानों से बैठकर सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में आतंक की दुकान चला रहे हैं। ये बिल्कुल नया ट्रेंड है। इससे सेना और सुरक्षा बलों को चकमा देना आसान है। युवाओं के मन में नफरत के बीज ज्यादा आसानी से ऐसे में बोए जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां आसानी से ट्रेस नहीं कर पाती। इनका एक बड़ा मकसद सोशल मीडिया पर फेक नाम से रहकर आतंकी हरकतों की जिम्मेदारी लेना और पाकिस्तान की करतूत को छिपाना भी है। जब जब आतंकी साजिशों ने सर उठाया, तब तब हमारे वीर सैनिकों ने उनका सफाया किया। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक की लहलहाती फसल जला डाली। बड़ी संख्या में आतंकी या तो मारे गए या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हुए। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। लेकिन कश्मीर में अब आतंक का मॉडल बदल रहा है। एनकाउंटर्स के मारे आतंकी अब केवल हथियारों के भरोसे नहीं है, बल्कि बंद कमरों और गुमनामी के बीच ऑनलाइन आतंकवाद के बीज बो रहे हैं। ये नया ट्रेंड है। लगभग दर्जन भर आतंकी संगठन अब जमीन पर मौजूद नहीं है, बल्कि उनका वजूद एक वेबसाइट में सिमट चुका है। और इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि अगर संगठन वर्चुअल होगा तो सेना की सख्ती से बच सकते हैं, ट्रेसिंग ट्रैकिंग से बच सकते हैं। ये टेररिस्ट और ओजीडब्ल्यू सोशल मीडिया का यूज करके ऑनलाइन से रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कश्मीर के अंदर में जितने भी यूथ हैं, उनके पास में 2 या 3 मोबाइल, जहां लैपटॉप वगैरह हैं और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए, ये जो उनके आका हैं पाकिस्तान में, वो तो इस सोशल मीडिया को यूज करते रहे हैं अपना जो भी टेररिज्म का मैसेज, संदेश और फंडामेंटलिज्म है उसके लिए।
जम्मू कश्मीर की सरहदों पर 100 दिन से अधिक का सन्नाटा जरूर है, लेकिन आतंकी गतिविधियां फिर भी जारी हैं। लेकिन एक जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला है यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में, वो ये कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो संगठन है वो अचानक जमीन से गायब है, और जो संगठन नजर आ रहे हैं वो ऑनलाइन है। यानी कि ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मौजूदगी ऑनलाइन है, जो धमकियां भी वहीं पर देते हैं और वहीं से अटैक को क्लेम भी करते हैं। इन नए संगठनों के नामों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके जरिए एक नया नैरेटिव तैयार करने का प्रयास है। नैरेटिव ये कि ये प्रोग्रेसिव हैं, स्थानीय हैं, युवाओं की आवाज है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से क्लीन चिट दे दी जाए। टीआरएफ, इसे आमतौर पर लश्कर तैयबा का मोर्चा माना जाता है। इंटरनेट पर एक संगठन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब जमीन पर इस संगठन के आतंकी एक्टिव हैं और कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं। पीएएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से पांव पसारे हुए। केएलडब्ल्यू यानी कश्मीर लिबरेशन वॉरियर्स, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा नेटवर्क अभी नजर नहीं आता। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका काम है अपने तमाम सहयोगी संगठनों की पोस्ट और एजेंडे को सोशल मीडिया पर फैलाना। मुस्लिम जाबाज फोर्स, ये एक पुराना संगठन है, लेकिन इसकी जमीन पर कोई खास गतिविधि नहीं है। कई बार यह संगठन पोस्टर्स रिलीज करता रहता है। कश्मीरी टाइगर्स, आशंका है कि ये जैश-ए मोहम्मद का फ्रंट है। इसके केवल 1 या 2 आतंकी हैं। मूल रूप से इसका मकसद है जैश-ए मोहम्मद के हमलों और दूसरी आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम न आए। कश्मीर के अंदर में जो नई नई ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी सोशल मीडिया के ऑपरेटिव्स हैं, वो अपने इस प्रकार से नाम रखते हैं जिससे ये ना पता चले कि ये टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म या एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के साथ में इनका कोई कनेक्शन है। लेकिन ये लोकल होम ग्राउंड प्रॉब्लम है, एक चालाकी है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से जानती है इस बारे में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई छिपकर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए और कश्मीरी युवाओं को उकसाने के लिए कर रही है। हाल ही में एससीओ की बैठक में एनएसए ने इस बाबत चिंता भी जताई थी। आतंक अपना मुखौटा बदल रहा है, नाम बदल रहा है, हथियार बदल रहा है, पर उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे सैनिकों की ताकत के सामने कोई मुखौटा, कोई नाम, कोई हथियार नहीं टिक सकता। गोलियां शरीर छलनी कर सकती हैं, हौसला नहीं। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल लोग क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ की गतिविधियों में जो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है, उसके पीछे पैतरे में बदलाव भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अगर नामकरण इस तरह का किया जाता है तो उंगलियां अलग और उठती हैं। एफएटीएफ जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान जैसे देश थोड़ा सा खुद को बचाने की गुंजाइश ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो कार्रवाई है जमीन पर हमारे सुरक्षा बलों की, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर, आज तक। ट्विटर भले ही अमेरिका के कानून से चलता हो, लेकिन भारत में उसके खिलाफ भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि ट्विटर पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ट्विटर से सवाल पूछे हैं, यानी कि एक शब्द में कहें तो ट्विटर का टाइम फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा। भारत के नए संचार कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार की सीधी टक्कर वाला एपिसोड पूरी दुनिया ने देखा। अब ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई के बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ से एफआईआर की बारिश हो रही है। ट्विटर और उसके एमडी के खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ट्विटर को अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग कर दिखाना महंगा पड़ सकता है। बुलंदशहर में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा हो गया है। नक्शे वाले मामले में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विटर इंडिया पर अलग से जांच करने के आदेश दिए हैं। भोपाल में साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में जो शिकायत हुई है उसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर देश के आईटी नियमों के उल्लंघन के साथ साथ लोगों में शत्रुता और घृणा को रोकने के लिए बनाए गए कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने लिखा,
जम्मू कश्मीर को नक्शे से हटाने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गलत नक्शा दिखाना देशद्रोह है। पुलिस ने मनीष माहेश्वरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया है। उनकी इस तहरीर के आधार पर पुरजानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? कौन ये लोग हैं? उनके द्वारा अपनी तहरीर में ट्विटर के 2 पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उसी के अनुसार ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्विटर की हर हरकत पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित सरकारों ने भी ट्विटर इंडिया को घेर लिया है। कभी ट्विटर पे इस तरह का आना, मैंने आज डीजीपी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इसके सभी पहलुओं को जांच करें और इस पर केस रजिस्टर करके एफआईआर करें। ट्विटर इससे पहले भी लद्दाख को भारत से अलग दिखा चुका है। साल 2020 में लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। हालांकि अब के माहौल की बात अलग है। ट्विटर ने देश के मौजूदा आईटी कानून का सम्मान नहीं किया है और इससे सरकार और उसके बीच की दीवार चौड़ी हो गई है। ट्विटर के सामने फिर से वही नसीहत आ गई है, देश में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा। बात समझ लेनी चाहिए, वो भारत के कानून के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। अगर शरारत करेंगे तो उनके ऊपर भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिर्फ 4 दिन पहले 25 जून को कुछ देर के लिए देश के कानून और संचार मंत्री का वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई का कारण ये बताया गया कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि कुछ देर बाद ही अकाउंट से लॉक हटा दिया गया, लेकिन इससे ये संदेश गया कि ये कार्रवाई जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए हुई है। अब स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर से जवाब मांगा है कि रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किस प्रावधान के तहत ब्लॉक किया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब कॉपीराइट एक्ट के मामले में ट्विटर कार्रवाई कर सकता है तो भारत का गलत नक्शा दिखाने और बिना सूचना दिए अकाउंट ब्लॉक करके नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। ट्विटर के लिए मुसीबत आई है तो चारों तरफ से आई है। आज दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बच्चे से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। मामला गंभीर है क्योंकि पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ट्विटर इंडिया के बॉस को बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले की जांच के सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस पहले ही तलब कर चुकी है। हालांकि मामला अब कोर्ट में है। जो नए 2021 के रूल्स आए थे उनके हिसाब से अगर आप उन 2021 रूल्स को अबाइड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो सेक्शन 79 के तहत जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया था इंटरमीडियरीज को, वो आपके यहाँ से हट जाएगा। इधर ट्विटर ने अपनी गलती सुधार ली थी और नक्शे को दुरुस्त कर लिया था, लेकिन तब तक देश में इसे लेकर बहुत हंगामा हो चुका था। ट्विटर को फिलहाल हर रोज ये एहसास हो रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन अब छिन चुकी है। एफआईआर की तेज बरसात से ट्विटर को अब भारतीय संचार कानून का छाता ही बचा सकता है। अगर ट्विटर ने ये कानून नहीं माना तो ऐसा लगता है कि आगे नित नए मुकदमे होते ही रहेंगे। आज तक ब्यूरो।